बच्चों आपके पेम्पलेट में एक्स्ट्रा टिपिकल सम्स दिए हैं मटेरियल कॉस्टिंग में, वो एक्स्ट्रा टिपिकल सम्स पे आ जाओ। पेम्पलेट में आपको पेज नंबर 18 पे है एक्स्ट्रा टिपिकल सम में पहला सम। ये पहले सम पे है ना, मैंने एक ऐसा फोटो दिया है क्या समझाने का और होमवर्क में देने का। तो क्या है ये सम, देखो अब ये सम्स आपको इसलिए दिए गए हैं कि अब आपको मैं अदर प्रोफेशनल्स के लेवल पे ले आता हूं। अदर प्रोफेशनल्स लाइक सीए एंड सीएस, उसके लेवल पे आपको आना चाहिए। वहां उनकी बुक्स में या उनकी एग्जामिनेशन क्वेश्चन में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हो हमारे कॉस्टिंग के, जो हमारे मॉड्यूल में ना दिए हो तो, या हमारे सोर्स में ना हो तो वैसा मैंने ढूंढ के लाया हूं। किसी को कोई रेफरेंस बुक पढ़ने का शौक है तो मेरे को पूछो, रवि एम किशोर प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन, अगर ये पढ़ लोगे ना तो सीए सीए में सीएस तीनों लेवल का आपका एक लेवल बन जाएगा। बट है ना, जरा माइंड लेके पढ़ना, क्योंकि एक एक चैप्टर के 150-200 सम होते हैं उसके अंदर। कुछ ऐसा ही दिया है, आपको लगेगा कि मस्ती करे, जो नहीं मस्ती नहीं है, उसने सब कलेक्ट किया है। उसने बेसिक्स अपने सम भी दिए हैं और है ना सीए सीए में सीएस तीनों के एग्जामिनेशन क्वेश्चंस भी डाले। सो बहुत बेस्ट बुक है, हमारे टाइम पे पढ़े थे और उसमें से मेरे को जो अच्छे अच्छे लगे है ना, वो वाले सब मैंने इधर रखे। दूसरी रेफरेंस बुक भी देखिए, बट इसमें से सब कुछ मिल जाता है। तो देखो पहला सम है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, कैलकुलेट ईओक्यू एंड टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट। एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट में कौन सी तीन चीजें आती है आइडियली? ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट एंड परचेज कॉस्ट। बट जब कंपैरिजन होती है और डिस्काउंट नहीं होता है तो हम परचेज कॉस्ट को नहीं लिखते। बाकी मैं तो बोलूं आप लिखना चालू कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। चमन प्लस जैसा है ना, अच्छा ही है हेल्थ के लिए। एग्जाम्पल में आप परचेज प्राइस लिखोगे तो बेटर ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई गलती नहीं ढूंढेगा, बराबर है। चलो तो देखो सीए में इंटर में जून 88 में आया था, है ना, मैं 5 साल का था उस टाइम, तब ये क्वेश्चन आया था। एनुअल डिमांड कितनी है? 2400। अब यहाँ डिमांड का मीनिंग आप वही कंजम्पशन ले लो, क्योंकि कोई दूसरा हिंट दिया नहीं, इनपुट आउटपुट रेशियो या कुछ नहीं दिया है। चलो यूनिट प्राइस दैट इज परचेज प्राइस 2.4, लीड टाइम हाफ मंथ है, काम का नहीं है अभी आपको। ऑर्डरिंग कॉस्ट 4 है, स्टोरेज कॉस्ट 2 है एंड इंटरेस्ट कॉस्ट 10 है। मीन्स वही सम जो अभी हमने किया था वो, है ना, वो 12 नंबर का सम हमने किया ना, उसका पार्ट पोर्शन इधर पूछा है। देखो इधर नया क्या है सर, नया ये 2% एंड 10% ही है, 12% करना है कैरिंग कॉस्ट का, यही मुद्दा है सम का, दूसरा कुछ नहीं है। तो कर लोगे ये तो सिंपल से हो जाएगा, है ना। ए चलो करो कैलसी पे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2400 मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना करो 4, डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट कितना करो 2.4 का 12%, 2.4 का 12% जो भी आता है डिनोमीटर में लिखो एंड फिर उसका अंडर रूट करो। चलो जवाब बताओ मेरे को। हाँ 258, दिस इज व्हाट योर आंसर इज। आप घर पे शांति से कर लेना है इसको, बराबर। चलो सेकेंड क्वेश्चन, इसको भी मेरे को एक्सप्लेन ही करना है, पंपकिन कंपनी वाला, अच्छा समझो। सीएस में पूछा गया, देखो जून 91 में, मैं 5th स्टैंडर्ड में था, है ना। अब क्या था इसके अंदर देखो जरा, 5th भी नहीं 3rd में था, है ना, 83 बॉर्न हूं भाई। चलो पंपकिन कंपनी यूजेस अबाउट 75,000 वाल्व्स पर एनम। ये वाल्व्स क्या है सर? ये रॉ मटेरियल ऐसा समझ लो, कोई फिनिश गुड्स में यूज हो रहा है। एंड क्यों सर आपने ऐसा कॉन्फिडेंटली कैसे बोल दिया? क्योंकि उन्होंने वर्ड किया है यूजेस। यूज किसका होता है? रॉ मटेरियल का होता है। फिनिश गुड्स होता है तो सेल्स लिखते, थोड़ा लॉजिक लगाएंगे हम, बराबर। तो चलो, तो ये रॉ मटेरियल ही है और ये एन्युअल है, तो इसको हम ए बोलेंगे। और उसको क्रॉस वेरीफाई भी करते हैं कि यूसेज इज 6250 वाल्व्स पर मंथ। अब 6250 को 12 से मल्टीप्लाइड करो, 75,000 आएगा। चेक कर लो, आ रहा है ना। चलो डन है। द वाल्व्स कॉस्ट ₹1.5 पर यूनिट। मीन्स ये क्या हो गई? परचेज प्राइस हो गई भाई। परचेज प्राइस कितनी है? 1.5। व्हेन बॉट इन क्वांटिटीज एंड कैरिंग कॉस्ट इज कितना है? 20%। तो भाई कैरिंग कॉस्ट सी कितनी मिलेगी? तो सी इज 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 20%, सो कितना होता है? 0.3 या 30। ठीक है, फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया है भाई, ये रहा 18, तो ये हमारा ओ है। इट टेक्स 45 days टू रिसीव द डिलीवरी, इसको लीड टाइम बोलेंगे।
मैंने बताया था कल, व्हाट इज लीड टाइम? द टाइम गैप बिटवीन द डेट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड डेट ऑफ गेटिंग द डिलीवरी। तो वो कितना है भाई? 45 डेज। ओके, सेफ्टी स्टॉक 3200 है। ये भी है ना, ये रीऑर्डर पॉइंट के रिलेटेड है, तो इसको इग्नोर कीजिएगा, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन मोस्ट इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी, तो ये हमको ईओक्यू पूछा है। एंड दूसरा पूछा क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स। बाय द वे बहुत टाइम के बाद ये कंसेप्ट आया। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स? एनुअल नंबर ऑफ ऑर्डर्स, दैट इज फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स का मीनिंग क्या है? फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या होता है? बार बार जो आता है उसको फ्रीक्वेंट बोलते हैं, है ना? तो कितनी बार ऐसे ऑर्डर आते हैं, तो उसको नथिंग बट एनुअल नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ए डिवाइडेड बाय क्यू। बराबर? क्वेश्चन समझ में आ गया? दो क्वेश्चन पूछे जो ईओक्यू रिलेटेड है। तो चलो अब क्या करेंगे, देखो 2 मल्टीप्लाइड बाय 75,000 मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट है 18, कैरिंग कॉस्ट कितनी है 0.30 और उसका अंडर रूट 3000। तो 3000 इज योर फर्स्ट आंसर। And what is your second answer? A divided by Q, that is 75,000 divided by 3000, तो 25। तो 25 is the frequency of orders. डन है? करोगे तो होमवर्क में कर लेना। ये अभी नहीं पढ़ाया मैंने। रीऑर्डर पॉइंट आपको वेरियस लेवल्स ऑफ इन्वेंटरी वाला टॉपिक जब पढ़ाऊंगा तब आएगा। अभी तो हमारा फोकस क्या है? सिर्फ ईओक्यू। ठीक है, ये ऑर्डर पॉइंट मैंने पढ़ाया ही नहीं, तो अभी इसको पेंडिंग रखो। वहां क्या लिख दो? पी लिख दो। पी स्टैंड्स फॉर पेंडिंग। कब आएगा सर? जब ये टॉपिक चलेगा तब। अभी बीच में ये वो टॉपिक ले आऊंगा ना तो आपको थोड़ा अनयूजुअल लगेगा। पंजाबी की डिश में आपको सीरो मिलेगा, है ना? ऐसा थोड़ा अलग लगेगा, उससे बेटर है रहने दो, है ना? चलो, तो अब आज के दिन में क्या करना है? आज के दिन में और कुछ सम है जो मेरे को कराने हैं। और बेसिक सम देखो, ये E3 है। E3 इज अ बेसिक सम। मस्त है, बहुत मस्त सम है। कल कोई बच्चा मेरे को पूछ रहा था, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। किसी ने मेरे को ऐसा पूछा था कि सर वो आपने एक फॉर्मूला कराई थी, कौन सी फॉर्मूला? वो अंडर रूट ऑफ 2AOC वाली। सर उसका यूज कहाँ है, कौन से सम में है? तो भाई वो फॉर्मूला का जन्म यहां से हुआ। नवंबर 94 में 16 मार्क का सीए के अंदर सम पूछा गया, सीए इंटर में, जो हमारे पीपीटी में जून 14 में रखा था। हमारा पीपीटी मींस क्या है? ये पीपीटी का फुल फॉर्म क्या है सर? प्रैक्टिस पेपर्स फॉर टेस्ट। पास्ट में हमारे सीएमए इंस्टीट्यूट ने ही ये इशू किया था। अब मैं बता रहा हूँ ना, मैं 2009 से पढ़ा रहा हूँ, तो तब से सब कुछ उन्होंने जो जो दिया है छानबीन करके रखा है। तो जो ये सब मैंने देखा कि भाई ये तो सीए में भी पूछा गया था, मैंने रखा ही था, बट उन्होंने ये पीपीटी में रखा, मैंने लिख दिया इधर। बराबर? तो ये सब हमारे मटेरियल में भी है, कहीं ना कहीं कवर हुआ है। बराबर? अब ये सब मैं आपको आज कराने जा रहा हूं। सो एवरीवन फोकस ऑन दिस सम। E3 ग्रेट सम 16 मार्क में था, मीन्स आप इसका रिलेवेंस समझ लो, है ना? 16 मार्क में पूछा गया था सीए के अंदर। तो इसके प्रेजेंटेशन पे भी मैं थोड़ा बार दूंगा, क्योंकि ये पहली बार है। नो डाउट ऐसा बड़ा सम आपको ये ऑनलाइन वाले में पूछे ना पूछे, आई डोंट नो, बट ऑफलाइन भी हो सकता है। सो कंसिडरिंग दैट प्रोबेबिलिटी, मैं ये सम आपको करा रहा हूँ। और बाय द वे कुछ सम है ना, पूछे जाए या ना पूछे जाए, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट हमको आने चाहिए। एग्जाम में आए या ना आए, बट कोई सीए वाला हमारा इंसल्ट करके चला जाए, ये तेरे को ये सम आता है, हमारे में पूछा था, और फिर हम उससे सीख के आए, तो साला हमको तो इंसल्टिंग लगेगा। हम कॉस्टिंग के एक्सपर्ट है और हमको वो सिखाएगा कॉस्टिंग। आर यू गेटिंग? तो दैट इज वाई मैंने ना कुछ चीजें तो एटीट्यूड में ले ली है कि भाई ये हमारा शान है, गौरव है, प्राइड है, जो भी है। बराबर? तो चलो E3 क्या है सम देखिएगा। जेपी लिमिटेड क्या है भाई?
एक कंपनी का नाम है हु मैन्युफैक्चर्स अ स्पेशल प्रोडक्ट। ये स्पेशल प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों? फिनिश गुड्स होगा, डेफिनेटली फिनिश गुड्स होगा। इट इज अ स्पेशल प्रोडक्ट, है ना। प्रोडक्ट मीन्स एक प्रकार से फिनिश गुड्स। फॉलोज द पॉलिसी ऑफ ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की पॉलिसी फॉलो करे। वाह। फॉर वन ऑफ द कंपोनेंट्स, देखो क्लैरिटी आ रही है। कंपोनेंट क्या है? मेरा रॉ मटेरियल। एंड स्पेशल प्रोडक्ट क्या है? मेरा फिनिश गुड्स, है ना। सब भी कोई भी सम में ना एकदम रूट से जाने का, हमको ये तो समझ में ही आना चाहिए कि ये रॉ मटेरियल क्या है, फिनिश गुड्स क्या है। अगर कॉस्ट अकाउंटेंट को ये नहीं समझ में आ रहा है तो उसका फंडा कितना पक्का है? बराबर। आगे देख, परचेज प्राइस पर कंपोनेंट, तो इसको तो मैं सीधा सीधा परचेज प्राइस ही लिखा है, मेरे को कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं, क्लियर है। कॉस्ट ऑफ एन ऑर्डर, दिस इज ऑर्डरिंग कॉस्ट, यहां मैं लिख देता हूं भाई, ये ओ है। एनुअल कॉस्ट ऑफ कैरिंग और 1 यूनिट इज 10% ऑफ परचेज प्राइस। सी ढूंढ लेते हैं, परचेज प्राइस कितनी है? 200। 200 का 10% कर लो, 20 रुपया आता है, क्लियर है। अब देखो सबसे यूनिक पॉइंट, टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी एंड ऑर्डरिंग पर एनम, मीन्स ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस इन्वेंटरी। इन्वेंटरी का मीनिंग होता है कैरिंग कॉस्ट। ये दोनों का टोटल करके दिया है 4000, और है क्या? ये कॉस्ट है, कॉस्ट। तो कॉस्ट तो रुपीज में आती है, तो ये रुपीज में दिया है, बराबर है, क्लियर है। अब मजे की बात, इतना पॉइंट आपको दिया है, उसमें कहीं भी ए दिया है? ए। अब कोई भी सम, अभी तक हमने जितने सम किए, कोई भी सम में ए ना हो तो हमने सॉल्व किया है? ये सॉल्व हो सका है हमसे? विदाउट ए यू कैन नॉट सॉल्व द सम। तो ये सम है ना, उसमें ए नहीं दिया है, और ए हमको वो फॉर्मूला से मिलेगा, कौन सी? अंडर रूट ऑफ 2AOC। रीजन क्या? रीजन ये है कि हमको ये फॉर्मूला मालूम है कि व्हाट इज द एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट की फॉर्मूला। तो देखो ये सम का एक वर्किंग नंबर 1 में लिखता हूं, वर्किंग नंबर 1। इसका टाइटल क्या है? एक्चुअली ए ढूंढना है, बट मैं लिखता हूं एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। तो उसकी फॉर्मूला है, सीधी फॉर्मूला लिख देता हूं, अंडर रूट ऑफ 2AOC। डिनोमिनेटर में नहीं, इधर सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को जो रुपए दिए है वो लिख देता हूं कि 4000 रुपए दिया है कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय ए नहीं मालूम है, मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है भाई? तो ये रही 100। कैरिंग कॉस्ट कितनी है भाई? ये रही 20। चलो, तो अब ये कितना आएगा? 4000 इज इक्वल टू, अब इंटरनली टोटल करो, 100 इंटू 20 कितना होता है? 2000। 2000 इंटू 2 4000। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, अंडर रूट ऑफ 4000 ए, ऐसा लिख सकता हूं। अब सपोज मेरे को ये अंडर रूट हटाना है, तो मैं क्या करूंगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो इससे यहाँ का अंडर रूट निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 4000 का स्क्वायर की जगह 4000 इंटू 4000 लिख दू, वन एंड सेम, है ना। और किसी को ना समझ में आए मैथमेटिक्स तो मैं करता हूँ भाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड का मीनिंग इधर स्क्वायर कर दिया, इज इक्वल टू, यहाँ क्या आएगा? ये अंडर रूट निकल जाएगा। सर ये कैसे निकल जाता है? ऐसे निकल जाता है कि ये 4000 ए है ना, उसका 1/2 रेज टू है, उसी को अंडर रूट बोलते हैं। अब इसका मैं स्क्वायर करूं, मीन्स ये 2 मल्टीप्लाइड कर दूं, ये 2 निकल जाए, ये 2 निकल जाए, तो 4000 ए का रेज टू 1 हो जाएगा। और रेज टू 1 मीन्स खुद ये फिगर 4000 ए। आर यू गेटिंग? थोड़ा मैथमेटिकल था। हमारे गुजराती मीडियम वाले, रेज टू का मीनिंग क्या होता है? घात, है ना। ये बोल के बहुत आघात लगता है कि इसको घात बोलते है ना, बट फाइन। अब क्या करेंगे? अब बड़ा सिंपल है, देखो अब इसको कैसा लिखा जाता है? 4000 का स्क्वायर मीन्स 4000 इंटू 4000 इज इक्वल टू 4000 ए। अब है ना, ए मिल जाएगा, ए भी 4000 ही आएगा, देखो घुमा घुमा के 4000 ही आ रहा है। कैसे? ये ए से ये 4000 मल्टीप्लीकेशन में था, इधर जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, इज इक्वल टू ए। फिर ये निकल गया, ये निकल गया, तो ए कितना मिला? और ए क्या होता है? क्वांटिटी में, तो यहाँ यूनिट्स या केजीज जो भी होगा वो जवाब आएगा। आर यू गेटिंग? यस सर। ये सम है ना, ये फॉर्मूला का जनेता है। मीन्स आप कोई भी रेफरेंस बुक में देखो तो ये फॉर्मूला ना सीधा यही सम में मिलती है, इसके अलावा कहीं मिलती नहीं। तो कुछ लोग पूछ रहे थे सर आपने लिखा है बट है कहाँ? तो भाई मैं लिखा रहा हूँ मीन्स कहीं ना कहीं तो होगा,
बट हमको थोड़ा वेट करना है। हमने वेट किया, कंसेप्ट पढ़ा और अभी आ गए इधर। क्लियर है? सम में ए मिला। हाँ बोलो सर, इसमें क्वेश्चन में कंपोनेंट प्रोवाइडेड दिया है ना 2000 यूनिट्स करके, 2000 कंपोनेंट्स। पढ़ते 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 आप बहुत आगे तो वो ए नहीं हुआ। आप बहुत आगे चले गए। एक मिनट पढ़ने दो मेरे को। हाँ, अब आपका जवाब देता हूँ। चलो उनके सवाल पे जाते पहले। सर यहाँ 2000 कंपोनेंट है, वो क्या है सर? मैं पढ़ता हूँ, आप ही जवाब दीजिएगा। आपका नाम क्या है मैडम? सर हेली। हाँ, अब बेटा ध्यान से जवाब देना। हाँ, तू ही जवाब देगी, बराबर। द कंपनी हैज बीन ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 2%। मीन्स कंपनी को 2% डिस्काउंट मिला है ऑन द प्राइस ऑफ ए कंपोनेंट। मीन्स जो भी प्राइस है उस पर 2% डिस्काउंट। प्रोवाइडेड अ लॉट साइज इज 2000। ये लॉट साइज का मीनिंग क्या होता है? ऑर्डर साइज। अब मेरे को बताओ, ये ऑर्डर साइज मीन्स ए? नो, ऑर्डर साइज का मीनिंग क्यू होता है। क्यू। हाँ सर, बराबर है ना? क्लियर है? हाँ, दो 2000 ए नहीं है, ये क्लियर हो गया, बराबर। और ये डिस्काउंट वाले ऑफर की क्यू है, क्यू दैट इज क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड इन ईच ऑर्डर। क्लियर है एवरीवन? ये क्वेश्चन स्वाभाविक है, हो सकता है, बट उसका जरा लैंग्वेज पढ़ो। क्या लिखा है? लॉट साइज 2000 कंपोनेंट। लॉट का मीनिंग क्या है? ऑर्डर साइज। क्लियर हो ना? देन चलो बेटा, क्लियर हो गया तुम्हारा? हाँ सर, क्लियर। यस यस, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते यू आर रिक्वायर्ड टू, है ना। कभी क्या होता है कि अभी ध्यान से नहीं पढ़ते ना, तो 2000 कंपोनेंट देखा हमने तो ए लिख दिया ऐसा फटत करके ऐसा। भाई पढ़ तो सही, है ना, ये जरूरी है। और हमारी आदत है बहुत सारे सम सॉल्व करते ना, फिर हमको लगता है कि हाँ हम तो अब हो गए, कुछ एक्सपर्ट हो गए, है ना। ये एक्सपर्टाइज है ना अपने घर पे रखने की, एग्जाम में सब कुछ पढ़ने का। जब तक पूरा सवाल पढ़ नहीं लेते ना तब तक जवाब मत दो। कभी कभी उसी में ट्रैप होता है, मेन क्वेश्चन लास्ट लाइन में चेंज होता है। बोलो ऐसा भी है? तो है ना, प्रोफेशनल कोर्स में तो यही चीज है, आपकी जल्दबाजी का टेस्टिंग होगा, आपके इंटरप्रिटेशन का टेस्टिंग होगा, है ना। तो बड़े केयरफुल रहना। आगे बढ़ते, यू आर रिक्वायर्ड टू। अब क्या पूछा है? पहले तो ईओक्यू पूछा है, तो वो तो ढूंढ लेंगे। ए मिल गया है तो ईओक्यू भी मिल जाएगा। दूसरा क्या है? एडवाइज वेदर द क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड। मींस ये 2% वाली ऑफर एक्सेप्ट करना है। एज्यूम दैट इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट डज नॉट वेरी अकॉर्डिंग टू डिस्काउंट पॉलिसी। और ये क्या है सर? बच्चों 360 डिग्री चेंज है इधर। 440 वॉट का झटका। क्या है ये बोल रहे हैं कि डिस्काउंट ऑफर अगर हम लेते हैं तो हमारी कैरिंग कॉस्ट चेंज नहीं होती। अब आप बताओ कैरिंग कॉस्ट आती कैसे? Q डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई CCPUPA। अब CCPUPA कैसे आता है? परचेज प्राइस मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज। अब डिस्काउंटेड परचेज प्राइस होगी ना 2%। अभी 200 रुपया है तो -2% करेंगे तो 196 होगी, और 196 का 10% करोगे तो 19.6 आएगा इंस्टेड ऑफ 20। ये बोलते हैं ऐसा धमाल मत करो। क्यों? कैरिंग कॉस्ट चेंज नहीं होगी भाई मेरी। लो अब क्या करने का? भाई ये साहब है, साहब बोले उसको मानना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन में पूछा है, वहां आप डाउट कैसे करोगे? एग्जामिनेशन में कुछ ऐसा ही भलता ही पूछ दिया आपको, क्या करोगे? भाई आपने जो पूछा है वो सही है। अभी तो आप है ना एग्जामिनर का एग्जामिनर नहीं हो आप याद रखो। पेपर सेटर ने पेपर सेट किया है, उसकी मिस्टेक ढूंढने के लिए नहीं बिठाया आपको। आपको जो भी पूछा है उस हिसाब से आपकी प्रूडेंस विजडम का यूज करके बेस्ट आंसर लिखने के लिए बिठाया। आर यू गेटिंग? तो वहां है ना भूल मत ढूंढना। अब सर ऐसा किया है तो क्या करना पड़ेगा? सीधी सीधी बात है, कैरिंग कॉस्ट में कोई चेंज नहीं करने। जो ईओक्यू पे कैरिंग कॉस्ट आएगी वही भी डिस्काउंट पॉलिसी की कैरिंग कॉस्ट होगी। क्यों? क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है। एज्यूम। अब बोलो, उन्होंने ही बोल दिया कि धार लो, एज्यूम कर लो। क्या? ये कि इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट डज नॉट चेंज। मीन्स क्या? जो ईओक्यू पे इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट है, जो 20 रुपया लेके आप करते हो कैरिंग कॉस्ट, वही डिस्काउंट वाले में भी करो। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ू। तो ये एक झटका है 440 वॉट, है ना, 360 डिग्री चेंज। अभी तक हमने जो किया था वैसा नहीं है, कुछ नया है। नया है इसलिए तो करना है, बराबर है। मैं क्यों कराता हूं इसको इतना वखान करके? तो कुछ नई चीज है आपके लिए, बराबर है। आगे देखो,
Would your advice differ if company is offered 5% discount on a single order? लो, ये तो पीछे ही पड़ गया। देखो 4000 यूनिट की ए है, मीन्स रिक्वायरमेंट है। अब पहले में ईओक्यू आप ढूंढो, जो भी आए उसके बेस पे सम करो। फिर उन्होंने बोला भाई ईओक्यू, चलो ना एक बार ढूंढ लेता हूँ ईओक्यू है कितना है, 200 है ना। चलो अब 200 ईओक्यू, उसके सामने ये बोल रहा है 2000 क्वांटिटी लो, तो 2% डिस्काउंट देगा। एक है ईओक्यू, दूसरा है ये 2000 क्वांटिटी में। एक में क्यू आता है 200, दूसरे में ये डिस्काउंट ऑफर 3% सॉरी 2% वाला, उसमें क्यू कितना आता है 2000। और तीसरे में तो बोल रहा है सिंगल ऑर्डर, मीन्स पूरे 4000 यूनिट एक ही बार में ले लो। आखा वर्षनी खांड एक दाड़े ले आओ, ऐसा हुआ है ना। पूरे साल का रिक्वायरमेंट अभी पहले दिन पे ले आओ। अब क्या करो, अब ले आओ 4000, क्या फायदा होगा। देखो कैरिंग कॉस्ट तो जबरदस्त बढ़ जाएगी, बट ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, एक ही ऑर्डर खत्म। बट सबसे बड़ा फायदा क्या मालूम, डिस्काउंट 5% मिलेगा। तो ये 200 रुपए का एक यूनिट आता है, 200 का 5% कितना होता है, 10 रुपया। 10 रुपया 4000 यूनिट पे कम हो जाएंगे, तो 4000 इंटू 10, 40,000 का फायदा है परचेज प्राइस में। बट उसके सामने कैरिंग कॉस्ट बढ़ सकती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, बराबर। तो देखेंगे वो भी। तो अब है ना, यहाँ हमको तीनों का पैरेलल कंपैरिजन करना है, एट ईओक्यू, एट 3% डिस्काउंट एंड एट 5% डिस्काउंट। तो यहाँ प्रेजेंटेशन ऐसा आएगा कि तीनों का कंपैरिजन आएगा। ऑनलाइन में किसी का ऑडियो ऑन है, कुछ थाली की आवाज आ रही है, ठम ठम, है ना, तो थोड़ा बंद कर दो ऑडियो। अब चलो सबसे पहले पहला आंसर लिख देता हूं ईओक्यू। अब सर तो फिर ईओक्यू पे टोटल कॉस्ट ढूंढने का, हाँ ढूंढने का, क्यों, क्योंकि बी पढ़ो, बी में लिखा है एडवाइज वेदर क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड। तो उसका मीनिंग एक तरफ ईओक्यू, दूसरा क्वांटिटी डिस्काउंट, दोनों का डिफरेंस देखो। अगर मेरी ओवरऑल कॉस्ट कम हो रही है क्वांटिटी डिस्काउंट में, तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। और यहाँ क्वांटिटी डिस्काउंट की बात है 2% की, ठीक है। आंसर नंबर बी में 5% तो कब आया, आंसर सी में। और वहां भी पूछा है वुड दिस एडवाइस डिफर if 5% discount in a single order is given, मीन्स ये बी का एक्सटेंशन है। बी में आप ईओक्यू एंड 2% का कंपेयर कर रहे हो, यहाँ बी के साथ कंपैरिजन है, मीन्स वो दोनों में से जो बेटर ऑल्टरनेटिव है ईओक्यू और 2% डिस्काउंट, उसकी कंपैरिजन किससे, 5%। तो एक तरह से तीनों की कंपैरिजन तो है ही है, तो हमको तीनों की कंपैरिजन एक साथ में लिख देनी है। दैट इज द टोटल ऑफ आंसर बी एंड सी टुगेदर, ठीक है। तो अब पहले तो मैं आंसर ए लिख देता हूं। बच्चों ये एसी में कुछ प्रॉब्लम है, एवरीवन जस्ट सी दिस। पहले ईओक्यू ढूंढते हैं, चलो चलो जल्दी जल्दी। ईओक्यू, ईओक्यू की फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ 2AO डिवाइडेड बाय सी, जिसके अंदर हमने ए ढूंढ लिया है। ए क्या है, ए 4000, ओ एंड सी। ए है 4000 यूनिट्स, यूनिट्स है ना, ओके। और ये कहां से मिला, वर्किंग नॉट 1 से मिला। ओ दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट तो क्वेश्चन में क्लियरली दिया है, कितना है भाई 100। एंड कैरिंग कॉस्ट कितना है, तो ये लिख के बताना है कितना आया, 200 रुपए का 10%, ऐसा करके 20, बराबर है। अब जवाब ढूंढते हैं, अंडर रूट ऑफ, चलो 2 इंटू कितना है ये 4000 इंटू कितना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट ना, हाँ 100 डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट 20। चलो कितना आएगा 200 यूनिट्स, बराबर। ये पहला आंसर हो गया। अब आंसर बी और सी का कंपैरिजन बाजू बाजू में लिखता हूं। चलो आंसर बी और सी इज द टाइटल, आंसर बी एंड सी क्या लिखेंगे, अ स्टेटमेंट शोइंग इवैल्यूएशन ऑफ
इवेल्युएशन ऑफ टोटल कॉस्ट एट EOQ, कॉमा 2% डिस्काउंट, 2% डिस्काउंट एंड 5% डिस्काउंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर्स उसके अलावा ये 3 कॉलम बनाएंगे, EOQ वाला, 2% डिस्काउंट वाला एंड 5% डिस्काउंट वाला। चलो टेबल कैसे बनेगा, टेबल तो बड़ा सिंपल है हमारा। चलो अब क्या है, 3 बनाने ना। चलो अब हम लिखेंगे यहाँ पर्टिकुलर्स, ये कितना है EOQ, जहाँ Q कितना है 200, यहाँ 2% डिस्काउंट है, यहाँ Q कितना है 2000, और यहाँ 5% डिस्काउंट है, यहाँ Q कितना है सिंगल ऑर्डर दैट इज 4000। क्लियर। अब चलो सबसे पहले हमारी सीक्वेंस जो है हम तो उसी हिसाब से जाएंगे। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट सबसे पहले हम लिखते हैं, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है फॉर्मूला, A डिवाइडेड बाय Q मल्टीप्लाइड बाय O। चलो एक ढूंढ के बताते, 4000 डिवाइडेड बाय 200 डिवाइडेड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है 100 ना। चलो कितना आता है 2000। चलो यहाँ कितना आएगा 4000 इंटू 4000 डिवाइडेड बाय 2000 दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 200। इधर तो कितना आएगा सिर्फ 100। सर 100 कैसे, 4000 डिवाइडेड बाय 4000, एक ही ऑर्डर हुआ मल्टीप्लाइड बाय 100। चलो नंबर बी, ये ऐसे तीनों नहीं दिखाओगे तो चलेगा, कोई एक दिखा दो ना वर्किंग। मीन्स देखो मैं क्लियर बताता हूँ, एक ही बताओ, बाकी के 2 कैसे ढूंढने मालूम पड़ जाएगा। और हम ये पूरा एक्सेल शीट वाला ही प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, एक्सेल में सम गिनना है तो ऐसा ही करेंगे है ना, A डिवाइडेड बाय Q मल्टीप्लाइड बाय O ऐसा करके। सर ये एक्सेल मीन्स क्या है, कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ भाई, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट। उसमें एक्सेल में आप कैसा ऐसा कॉलम वन रो, उधर तो क्या टेबल वाइज होता है ना पूरा, तो हमारा प्रेजेंटेशन पूरा मैंने टेबल वाइज ही रखा है, थोड़ा सिस्टमेटिक, बराबर। चलो अब है एनुअल कैरिंग कॉस्ट, क्या है फॉर्मूला एनुअल कैरिंग कॉस्ट की, Q डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय CCPUP है, हम शॉर्टली C लिखेंगे। अब इधर क्या होगा, यहाँ 200 डिवाइडेड बाय क्या होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट कितनी थी 20, कितना होता है 2000 ही आएगा ना, ये तो EOQ है ना, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट सेम होता है। यहाँ क्या आएगा 2000, उसको 2 से डिवाइड करूंगा और ये 20 ही लिखूंगा, 20 ही लिखूंगा, क्यों, क्योंकि वो एजम्पशन है। क्या एजम्पशन है कि भाई आप डिस्काउंट भले लो, आपकी कैरिंग कॉस्ट में कोई फर्क नहीं आता है, उन्होंने लिखा है तो ये 20 ही लेंगे, है ना, ड्यू टू एजम्पशन। यहां मैं लिखता हूं ड्यू टू एजम्पशन इन क्वेश्चन, ठीक है, आपका जस्टिफिकेशन फोटो खींचोगे तो दिखना चाहिए कि क्यों आया। चलो क्या आएगा 1000 इंटू 20,000, इधर तो देखो 4000 डिवाइडेड बाय क्या 2, 2000 मल्टीप्लाइड बाय क्या 20, अगेन यही 20 इधर रिपीट है। हाँ उसमें नहीं बोला है बट उसमें कंपैरिजन तो है। अब मैं एक में कंपैरिजन कर रहा हूँ, जरा देखो आपको ऐसा होगा, है ना, आप लगाओगे अपना लॉजिक बराबर है, बट मेरे पास भी उसका जवाब है। देखो इधर भी क्यों 20 लेके करने का,
क्योंकि आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या लिखा है, वुड योर एडवाइस डिफर, एडवाइस चेंज होगी जब डिस्काउंट 5% होगा। अब 2% डिस्काउंट वालों में ये है एज्यूम इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट डज नॉट चेंज, तो 5% वाले में भी वही रहेगा ना, क्यों 2% वाले डिस्काउंट में ये एजम्पशन, बाकी 5% वाले में कुछ लिया नहीं तो हम एजम्पशन भी क्यों ले। अरे भाई आप ये तो समझो कि बात हो रही है डिस्काउंट की, और डिस्काउंट वाले में उनका पॉलिसी क्या है कि भाई डिस्काउंट हो। और मैं बाय द वे मैं उसका लॉजिक भी बताता हूँ। बहुत टाइम पहले, 1-2 दिन पहले मैंने ऐसा बोला था कि यहाँ कुछ ऐसा है जो गड़बड़ वाला है। एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट मेरा व्यू अलग है, बराबर है, बट अभी मैं नहीं बोलता हूँ, लास्ट में बताऊंगा। ऐसा मैंने एक बार बोला था और ये इसी में था। आज मैं उसका जस्टिफिकेशन भी दे देता हूँ, तो आपका है ना सभी का लॉजिक खुल जाए। अब एक चीज बताओ, परचेज प्राइस, मैं रॉ मटेरियल का बायर हूं, आप अपने आप को सप्लायर मानो मेरा, आप मेरे को रॉ मटेरियल सप्लाई करते हो, बराबर है, मैं बायर हूं, मेरे एंगल से ये ईओक्यू ढूंढा जाता है, बराबर है, क्लियर है, ओके। अब आप ऑफर दे रहे हो क्या कि भाई तू 2000 यूनिट ले ले 2% डिस्काउंट, 4000 यूनिट ले ले 5% डिस्काउंट, आप ऑफर दे रहे हो ना, सेलर हो आप, मैं बायर हूं। अब मेरे को बताओ गुड्स मेरे पास आ जाए, फिर ये बाजू वाला एक बंदा है, सपोज मान लो मेरे राइट साइड पे एक बंदा है वेयरहाउस वाला, और वो मेरे को बोल रहा है 200 रुपए का एक यूनिट है ना, उसका 10%, दैट इज 20 रुपया, मैं कैरिंग कॉस्ट एक यूनिट का 20 रुपया चार्ज करूंगा, ये उसका प्राइस है। अब मेरे को बताओ कि आपका वो 2% डिस्काउंट वाला ऑफर में ले लूं, जो एक्सटर्नल सप्लायर ने दिया हुआ ऑफर है टू मी, बराबर, मेरे को सस्ता पड़ेगा मटेरियल। अब उसकी वजह से ये वेयरहाउस वाला जो थर्ड पार्टी है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरे को रॉ मटेरियल सस्ता मिल रहा है, उसकी वजह से ये भी अपने कैरिंग कॉस्ट या फिर वेयरहाउस चार्जिंग सस्ता करेगा, क्या लॉजिक है कोई? सप्लायर के पास से मैं सस्ते में लाता हूं, उससे इसके कितने परसेंटेज आना, कितना टका, आप समझो, मैं बाहर से सस्ते में ला रहा हूं, वेयरहाउस वाला क्यों सस्ता करे भाई, आर यू गेटिंग? तो ये सस्ता नहीं करेगा, सो दैट इज व्हाट द असम्पशन इज, ये तू 2% डिस्काउंट पे लाता है, बट ये बंदा 20 रुपए से कम नहीं करेगा। अब मैं 5% पे भी लाऊं तो भी ये 20 से कम करेगा क्या? नहीं करेगा। मैं बताओ, आपके पापा को इंक्रीमेंट मिला तो मैंने फीस आपका बढ़ाया, कोई रिलेशनशिप है क्या भाई? कोई रिलेशनशिप नहीं है। आपका प्राइस, आपको बेनिफिट ज्यादा हुआ तो मैंने फीस ज्यादा कर दिया, नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं किया। क्यों ऐसा? तो कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। सो दैट इज वाई मेरा यही लॉजिक था कि कोई भी समय ऐसा नहीं होना चाहिए, बट क्या अभी मोस्ट ऑफ सभी समय वही सिस्टम फॉलो किए, ये एकमात्र समय है जो मेरे को लॉजिकल लगा कि भाई ये एजम्पशन दी है ना, लॉजिकल एजम्पशन दी है, रियलिटी बेस्ड है कि भाई एक्सटर्नल सप्लायर मेरे रॉ मटेरियल को सस्ता करता है बिकॉज ऑफ डिस्काउंट प्रपोजल, उसकी वजह से ये मेरा वेयरहाउस वाला थोड़ा सस्ता करेगा अपनी कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। बट मैं एक चीज बता देता हूँ, सपोज ये वेयरहाउस वाला नहीं है, मेरी कंपनी का खुद का स्टोर्स डिपार्टमेंट है, उसमें कैरिंग कॉस्ट इंकर होती है, जैसे कि वहां स्टोर की जो जगह है वहां मैंने कुछ डेप्रिसिएशन लगाऊंगा उस पर, जो रैक्स बनाया है उसका, या फिर वो जगह मैंने भाड़े पे ली है तो भाड़ा पे करूंगा, खुद की जगह है तो डेप्रिसिएशन। अब आप मेरे को बताओ, बाहर से सस्ते में मैं ला रहा हूँ, उसकी वजह से ये मेरा खुद का कैरिंग कॉस्ट चेंज होगा क्या? नहीं, डेप्रिसिएशन सेम लगने वाला है, रेंट है तो रेंट सेम लगने वाला है, बराबर है, उसका जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो भी सेम ही आने वाला है, उधर अंदर जो एम्प्लॉइज बैठे हैं उनका भी पगार सेम रहने वाला है। तो बाहर से सस्ता ला रहा हूँ, उसकी वजह से मेरे कैरिंग कॉस्ट में सच में कोई इंपैक्ट नहीं है, बट क्या अभी तक के सभी समय हमने ऐसा ही जुड़ा है, क्यों? क्योंकि सभी जगह ऐसा ही करते हैं। ये तो अभी मेरे को प्रेसिडेंट बनने की बात है बस, है ना, फिर समझाऊंगा कि ऐसा करो यार, ये क्या है, हर एक सब में कुछ तो लॉजिक लगाओ, और सालों से ये प्रैक्टिस फॉलो हो रही है। बीइंग अ कॉस्ट अकाउंटेंट बहुत बुरा लगता है मेरे को, बट क्या ये सब चीजें लास्ट में बोलने की, अब सभी सम उसी स्टाइल से होने चाहिए ना, क्योंकि आपको पूछा जाएगा उस स्टाइल से, रिजल्ट भी उसी बेस बनेगा। ये मेरा लॉजिकल एजम्पशन है जो सच में लॉजिकल है, रियलिटी बेस्ड है, बराबर, बट उसको एग्जाम्पल से कोई लेन देन नहीं है। इसलिए है ना, कभी कभी हमको बोलना पड़ता है कि हम आपको पढ़ाते हैं सब कुछ, बट है ना मार्केट में जाके जब आप रियलिटी देखते हो ना तो बहुत सारा अलग होता है। रीजन क्या होता है, इधर ये लोग टेक्स्ट बुक का अपडेशन सालों तक करते नहीं। अब मैं ट्रैक करके बोल सकता हूँ 2002 के सिलेबस में मैंने जो पढ़ा और आज 2022 का नया सिलेबस आएगा, उसमें भी है ना 20 से 25 एग्जाम्पल हर एक चैप्टर में, या 10 से 15 एग्जाम्पल हर एक चैप्टर में कॉमन होंगे, वहां से चला है, चलो कोई क्रिएटिविटी नहीं है।
कोई क्रिएटिविटी नहीं। क्रिएटिविटी चलो छोड़ो, बट मार्केट में जो रेफरेंस बुक दिख रही है उसमें कुछ अलग अलग समय ऐसे ऐसे डालो ना, नहीं है मॉड्यूल में सम बोलो। मैं किसी को ऐसा नहीं बोल सकता कि हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग की जो मॉड्यूल की बुक है ना पूरे वर्ल्ड में ले जाओ, ये रेफरेंस बुक के तौर पे काम लगेगी, ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, ऐसा दिया ही नहीं। और ना कोई भी रेफरेंस बुक है ना सीए इंस्टीट्यूट का मटेरियल के बारे में बोल सकता हूँ, ना सीएमए के, ना सीएस के। सीएस में मैं कुछ बोल सकता हूँ, उसके अंदर उन्होंने जो दिया है ना बहुत एग्जॉस्टिव, बट सीए और सीएमए मॉड्यूल बना रहे। सीए का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, मैं बोल रहा हूँ, बट है ना अभी भी कुछ ऐसे समझे है जो अंदर कवर्ड नहीं है, बराबर। सीएमए के अंदर भी नहीं कवर्ड है अभी, इसीलिए है ना हमारा बोलबाला है ना, मैंने सब कवर करके रखा है इधर उधर सब, और ये करोगे इट इज मोर देन इनफ, बराबर है। चलो आगे पढ़ ले। तो अब इसका कंपैरिजन करेंगे भाई। लॉजिक समझ में आ गया होगा सभी को, बराबर। आपका क्वेश्चन था लॉजिकल था, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, सच में बताऊं तो ऐसा क्वेश्चन कि सर इधर 20 पे मैं एक्सपेक्ट ही कर रहा था कि कोई ना कोई तो बोलना चाहिए कि सर इधर तो एजम्पशन दिया नहीं, बट वो कंपैरिजन में है ना, बी का कंपैरिजन सी के साथ है, तो बी की एजम्पशन सी में कैरी हो, बराबर। चलो तो अब आगे बढ़ेंगे। कितना आता है बच्चों बताओ? 2000 इंटू 20 40,000 हो जाएगा। अब चलो तीसरा नंबर सी, मेन डिफर तो इधर आएगा, मेन डिफरेंस इधर आएगा। ये क्या है? एनुअल परचेज प्राइस। भाई ऑनलाइन वाले माइक बंद करो। ए मल्टीप्लाइड बाय प्राइस। अब ए कितना है इधर? 4000 मल्टीप्लाइड बाय परचेज प्राइस कितनी है? 200 रुपया। कितना है? 8 लाख। इधर क्या है? 4000, बट इधर 2% डिस्काउंट है, तो 200 माइनस 2% मीन्स कितना होता है? 196। 196 इंटू 4000 करो, 7,84,000। 16,000 कम हो गए ना, सीधा सीधा 4 रुपया प्राइस गिरा, मल्टीप्लाइड बाय 4000 यूनिट, 16,000 कम हो गए। 8 लाख माइनस 16,000, 784। क्लियर है? यहाँ क्या आएगा? 4000 इंटू 200 माइनस कितना? 5%। एक मिनट प्रॉपर लिख देता हूँ। 200 माइनस 5% मीन्स कितनी प्राइस हो जाएगी? 190। 10 रुपया गिरा, 40,000 कम हुआ, 760। अब नंबर डी लिखेंगे, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मीन्स क्या? इट इज ए प्लस बी प्लस सी। कितना आएगा बताओ? इधर 8,04,000 आएगा, इधर 784 प्लस 20 मीन्स 8,04,000 प्लस 200, 8,04,200। इधर क्या आएगा? 760 प्लस 40 मीन्स 8 लाख। 8 लाख प्लस 100, 8 लाख 100। तो तीनों में सबसे चीपेस्ट कौन सा है? बराबर है, 8,100,000 सबसे चीपर ये है। बट अगर मैं आंसर बी की बात करूं तो जहां EOQ एंड 2% डिस्काउंट का कंपैरिजन है, इसमें चीपर कौन है? 8,04,000 या 8,04,200? तो मैं है ना इधर अलग से लिखूंगा। आंसर बी एंड सी का कंबाइंड प्रेजेंटेशन तो लिख दिया, बट जवाब है ना ऐसा नहीं लिख सकता। जवाब के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा मैं बता रहा हूँ, देखो सब। आंसर बी अलग से लिखने का। आंसर बी क्या लिखेंगे? 2% discount proposal should not be accepted due to, sorry, because at EOQ total cost is lower by ₹200। ये 200 कैसे आए? 8,04,200 माइनस 8,04,000। ठीक है, आंसर बी कंक्लूडेड। अब आंसर सी। अब देखो ये दोनों में से बेटर कौन सा आ गया? EOQ और 2% डिस्काउंट में बेटर क्या है? EOQ। अब उसकी कंपैरिजन सीधा हम 5% डिस्काउंट से करते हैं।
बराबर। अब EOQ पे 8,04,000 है और उससे कम क्या है 8,100 रुपीज। तो यहाँ मेरे कितने रुपए बचते 3,900। अब देखो ये दोनों में से तो ये बेटर हो गया, ये पक्का, तो ये तो रेस से बाहर निकल गया। अब इसकी और इसकी रेस, आंसर सी। क्या आंसर बी में कुछ डिफर होगा? 5% डिस्काउंट मिले तो यस, आंसर सी में डिफर हो जाएगा। क्यों? 8,04,000 के मुकाबले यहाँ 3,900 कम है, बराबर। तो आंसर सी में मैं क्या लिखूंगा जरा देखो, 5% डिस्काउंट प्रपोजल शुड बी एक्सेप्टेड। अब इसका तो सिंपल लॉजिक लिखता हूं, बिकॉज it is having lowest total cost, lowest total cost, which is how much? 8,100 rupees. Are you getting? बराबर। It can save over 3,900 further, है ना। चलो, तो ऐसे दो आंसर अलग से लिखने के। बच्चों क्लियर हो गया? मस्त सम था। चलो डन। तो बच्चों अब हमारा बड़ा अच्छा सम हो गया ये। अब हम वन मोर सम इसमें जा रहे हैं। ये E3 हो गया बच्चों। अब E4 पे कौन सा है देखो तो, सिग्नल क्या है? समझाना है मेरे को या होमवर्क है? क्या है? समझाने का। ओके, हाँ भाई समझाने का है। E5 भी समझाने का है। अच्छा चलो, E4 क्या लिखा है भाई? About 50 items are required every day for a machine. वाह वाह, every day मीन्स क्या? हर रोज। अब हमको देखना पड़ेगा कि साल में कितने दिन ये मशीन चलता है। हम लोग बोल देते हैं सर 365 से मल्टीप्लाइड कर दो 50 को, जवाब आ जाएगा क्या? ए। बट देखना पड़ेगा कि 365 दिन फैक्ट्री चलती है कि नहीं। सर कुछ ना दिया हो तो फिर आप एजम्पशन ले सकते हो, अब अपने मन के राजा है। आगे बढ़ेंगे। A fixed cost of 50 rupees per order is incurred for placing an order. तो ये क्या हो गया? ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया O, 50 rupees per order, that is O. Inventory carrying cost is 0.02 per day. बच्चों यही तो सिखाना है मेरे को, पर डे। इधर भी एवरी डे। तो अब है ना एक स्टैंड लेना पड़ेगा हमको कि भाई पूरे साल में कितने दिन काम किया। अब है ना कुछ ना कहो ना तो 365 डे ले लेना। तो अब मेरे को बताओ ए कैसे आएगा? अब तो ए भी मिल जाएगा। 365 डेज मल्टीप्लाइड बाय 50 आइटम्स, कितना आ गया? 18250। और ये कैरिंग कॉस्ट भी कैसा आ जाएगा? ये पर डे, पर यूनिट बराबर है 0.02, बट पर डे है। मेरे को तो पर एनम चाहिए। बच्चे लोग पहली बार देख रहे हो ये कैरिंग कॉस्ट में पर एनम का कंसेप्ट। ये पर डे दिया है तो मैं क्या करूंगा? 0.02 मल्टीप्लाइड बाय 365, 7.3। बस। तो देखो ए मिल गया, ओ मिल गया, अब सी मिल गया। अब ढूंढ लो EOQ। सर आगे रीऑर्डर लेवल है, अभी रीऑर्डर लेवल पढ़ाना बाकी है, इसको पेंडिंग रखना। बराबर है? जहां रीऑर्डर पॉइंट, रीऑर्डर लेवल ऐसा दिया है उसको रखना पेंडिंग। क्लियर? EOQ कर लोगे इसमें? आप कर लोगे EOQ? चलो डन। तो EOQ कर लेना, बराबर। होमवर्क में हो गया। अब हमको क्या करना है? E5। वाह मस्त सम है। सर इतना बड़ा सम भी आप होमवर्क में दोगे? बड़ा कहाँ है, 8 मार्क में पूछा है। देखो मई 2002 में 8 मार्क में था। वैसे सीए वालों का है ना कोई कैलकुलेशन नहीं है, कभी कभी 8 मार्क में भी 16 मार्क जैसा पूछ लेते, बराबर। तो ये सीए का बहुत अच्छा समय है। इसमें एक्चुअली 2-3 कंसेप्ट का मर्जर है, 2-3 कंसेप्ट एक साथ इकट्ठा है। पहले तो ये देखो अलग अलग क्वांटिटी है। अब मजे की बात, अभी तक में जब भी ऐसी रेंज ऑफ क्वांटिटी देते थे ना तो बाजू में प्राइस देते थे, यहाँ बाजू में डिस्काउंट दिया है। है ना, लोग तो घूमते रह जाएंगे सर 400 रुपया प्राइस। अब टाइटल पढ़ भाई, टाइटल डिस्काउंट है, डिस्काउंट। तो सर क्या करेंगे? अब समझाता हूँ क्या करेंगे, वो समझाता हूँ, बराबर। पहले पढ़ते हैं।
द क्वार्टरली प्रोडक्शन, अंडरलाइन कीजिए इसको, यहां से ही समझ जाना चाहिए कि हर 3 मंथ की बात है। द क्वार्टरली प्रोडक्शन ऑफ ए कंपनीज प्रोडक्ट विच इज स्टेडी मार्केट इज 20,000 यूनिट्स। और ये प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन किसका होता है भाई? फिनिश गुड्स का होता है। तो ये 20,000 क्या है? फिनिश गुड्स है। अभी हमको इनपुट आउटपुट रेशियो भी चाहिए टू कैलकुलेट हमार ए, बराबर है। आगे, ईच यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट रिक्वायर्स 0.5 kg ऑफ रॉ मटेरियल। देखो आ गया रॉ मटेरियल। अब मेरे को ए ढूंढ के बताओ। तो ए के लिए ये 20,000 है, पर क्वार्टर है, जरा देखो तो मल्टीप्लाइड बाय 4 क्वार्टर पर एनम, तो 80,000 आया। 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 kg पर यूनिट, तो 40,000 आया। तो 40,000 kgs इज इक्वल टू ए। आर यू गेटिंग एवरीवन? बच्चों ये एक था, अभी तक क्या था? 1 का 2 देखा था हम, अब यह 1 का आधा है इधर। ये मीन्स इनपुट आउटपुट में बोलूं तो 0.5:1 है इधर। पहले हमने 2:1 वाला देखा था, बट 0.5:1 वाला ये पहला। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ू, चलो आगे बढ़ता हूं। द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर इज 100 रुपीज। तो इसको तो मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट बोलूंगा, ओ है ओ। चलो ऑर्डरिंग कॉस्ट है ओ। फिर कैरिंग कॉस्ट क्या है? एक मिनट, ऑर्डरिंग कॉस्ट है ओ। ये कैरिंग कॉस्ट कितनी है? ₹2 पर एनम। चलो बोल ही दिया है उन्होंने, सामने से ही दे दिया है, ₹2। अब लीड टाइम फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इज 36 डेज। मींस लीड टाइम, ये लेवल इन्वेंटरी लेवल का कंसेप्ट है, अभी नहीं पढ़ाएंगे, बट लीड टाइम का मीनिंग समझा दिया था कि आज मैं ऑर्डर दे रहा हूं तो गुड्स कितने दिन में आएगा? 36 दिनों में, ये समझो। क्योंकि लीड टाइम का मीनिंग क्या होता है? द टाइम गैप बिटवीन द डेट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड डेट ऑफ गेटिंग द डिलीवरी। चलो फिर सेफ्टी स्टॉक भी दिया है 1,000, ये भी उधर काम आएगा। ये सेफ्टी स्टॉक क्या होता है सर? सेफ्टी स्टॉक का मीनिंग समझा तो सभी को? सुनो, मैं मेरा उदाहरण देता हूं, फिर आपको अपना उदाहरण ढूंढ लेना उसके साथ। मैं लाइफ में पहली बार है ना पर्स पॉकेट में ना, लड़के लोग पर्स लेके घूमते, अभी भी आज के दिन में भी मैं पर्स लेके ही घूमता हूँ, पॉकेट में होता है हमेशा। बट है ना, इसकी शुरुआत डे 1 से नहीं थी, फर्स्ट स्टैंडर्ड में था तब से पर्स लेके नहीं घूम रहा है ना। 1 से 6 स्टैंडर्ड तो मैं उधर गांव में पढ़ा था, वाघोड़िया में। 7 से बड़ौदा में आया, उधर साइकिल लेके जाता था स्कूल में, घर से नजदीक था, सूर्यनगर स्कूल था मेरा, न्यू सनराइज, उसमें पढ़ा 1 स्टैंडर्ड। फिर 8वें स्टैंडर्ड से सरदार वल्लभ भाई विद्यालय मांडवी, उधर गया। तो वहां है ना, वहां भी साइकिल लेके जाता था, बट वहां मम्मी ने पहली बार मेरे को बोला, बेटा तू 8वीं कक्षा में आ गया, पर्स लेके जा। तो पहली बार तब से मेरी मम्मी ने सिखाया, आज के दिन तक चलता है। मेरे को बोला कि बेटा राइट पॉकेट में हमेशा पर्स रखने का रखा, लेफ्ट पॉकेट में हमेशा ये रुमाल रखने का रखा, और ये कॉम्ब रखने का। तब से चला है आज के दिन तक, 8वें दौरान से पढ़ रहा हूँ। और मजे की बात अभी आपको समझा रहा हूँ। 8वें दिन से मम्मी ने मेरे को क्या किया मालूम? ऐसा पर्स दिया, पर्स में ना 100 रुपए का एक नोट रखा, 20 का एक रखा, 10 का एक रखा, फिर वापस से एक 100 रुपए का नोट रखा, और इधर है ना एक खाना आता है, चोरी खाना बोलते हैं, उसके अंदर 100 रुपया रखा, और बोला कि बेटा जब भी पर्स में पैसे खत्म हो जाए ना, तभी ये 100 रुपया लेने का। आज के दिन में भी देखो मेरे चोरी खाने में पैसे होते हैं, मदर का इंस्ट्रक्शन है, फॉलो करता हूं। अब ये क्यों है? ये सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक क्या होता है सर? घर से आप निकले, पर्स में पैसा खत्म हो गया, अब कहीं अटक गए हो और आना है, तो ये 500 रुपया 500 रुपया जो भी है ना, वो निकाल के फिर ऑटो वाले को बोलो कि भाई ले जाओ घर पे, एटलीस्ट घर पे वापस आ सकते हो। दैट वाज द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय मदर। क्यों? क्योंकि उस टाइम मैं मांडवी रहता हूँ, वाघोड़िया रोड पे, वहां से मांडवी जाने का, अब कोई व्हीकल बिगड़ा, साइकिल पंचर हो गया, पैसे नहीं है, तो यहाँ से निकालो, दो पंचर कराओ, आ जाओ। साइकिल रख के आना है तो रख के आ जाओ, रिक्शा में आ जाओ, तू घर पे आ जाएगा इतने में, बस। ये है सेफ्टी स्टॉक। और ये सेफ्टी स्टॉक का कंसेप्ट सिर्फ मेरे घर में नहीं, आपके घर में भी है। मैं बता रहा हूँ कैसे, आपको भी ऐसा सिखाया ही होगा, कुछ अलग सिखाया होगा, बट मैं एक और पूरे इंडिया का सेफ्टी स्टॉक का कंसेप्ट क्या मालूम? हमारे घर में देखो, तेल भरने की एक सीजन होती है, पूरे साल का तेल भर लेते हैं। गेहूं भरने की एक सीजन है, पूरे साल का गेहूं। चावल पूरे साल का चावल, दाल पूरे साल की दाल,
अबे ना कोरोना है या कुछ भी आए, दाढ़ भात साग तो होगा ही होगा, है ना। फॉरेनर को सबसे बड़ा लोचा था, 1 वीक का लेके आते हैं घर पे, तब तक कुछ रखने का ही नहीं, उनके घर माड़िया भी नहीं होता है। और हमारे यहाँ सेफ्टी स्टॉक में देखो पूरा इंडिया सेफ था, क्यों? क्योंकि घर में अनाज था। फॉरेन में तो प्रॉब्लम ही ये था कि भाई मैं अनाज देने आऊं या गवर्नमेंट देने आए, बट बीच में कोरोना आ गया तो लाने ले जाने में दिक्कत थी। हम तो सेफ थे सब। ये सेफ्टी स्टॉक है पूरे देश का। मैं तो बताऊं 1 साल तक दुष्काल भी पड़े ना, हमारे इंडिया वालों को जिंदा रहेंगे, टाइगर जिंदा है बराबर। बट बाकी के लोगों को, जिनको फॉरेन वाले हैं ना, उनके वहां माड़िया का कंसेप्ट हमको लाना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, है ना। उसके लिए इंटरनेशनल टीचर बनना पड़ेगा हमको, है ना, उनको सिखाना पड़ेगा कि भाई ये सीखो आप। बाय द वे जरूरी है सेफ्टी स्टॉक, इसको बोलते हैं। सेफ्टी स्टॉक मींस क्या? आपकी जो एनुअल रिक्वायरमेंट है ना, उससे एक्स्ट्रा मींस ए आपने ढूंढा है, ए उससे भी ज्यादा रखो कुछ स्टॉक। क्यों सर? कोई सिरफिरा कस्टमर आ गया, बोला आज के दिन में ही बना के दे, मैं तेरे को डबल ट्रिपल प्राइस दूंगा, तो मैं कमाना थोड़ा छोड़ दूंगा। आजा भाई तू आजा, 3 गुना दे रहा है। अब मेरी एक्सेस रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट कहां से लाऊंगा? सेफ्टी स्टॉक में से। अब सेफ्टी स्टॉक नहीं है तो मैं ना बोलूंगा भाई कल जो रेगुलर कस्टमर आएंगे उनको क्या दूंगा, चल तू निकल। अबे 3 गुना प्राइस दे रहा है, थोड़ा वाणिया बुद्धि लगाओ। ये पक्का पक्का एकदम सेफ्टी स्टॉक इज परफेक्टली बनिए का कंसेप्ट। बनिया इन द सेंस बिजनेसमैन ना, बाय द वे सरनेम से जरूरी नहीं है कि कोई बनिया हो या ना। मेंटालिटी की बात है, बिजनेस मेंटालिटी की बात है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आप कैसे छोड़ोगे? नहीं छोड़ना है, उसके लिए सेफ्टी स्टॉक रखना है। पढ़ेंगे, अभी नहीं आएगा, इन्वेंटरी लेवल में आएगा। बट सेफ्टी स्टॉक क्या होता है बता दिया। बाय द वे नाम सेफ्टी स्टॉक कैसे बना सर? सेफ्टी स्टॉक इसलिए नाम बना क्योंकि लीड टाइम है ये 36 दिन। आज मैंने ऑर्डर किया, 36 दिन में गुड्स आ जाता है, बट किसी बार 45 दिन के बाद आया तो क्या करेंगे? तो तब तक प्रोडक्शन रुकना नहीं चाहिए, इसलिए एक्स्ट्रा स्टॉक रखो, वो भी सेफ्टी स्टॉक। आर यू गेटिंग? सेफ्टी स्टॉक का मीनिंग एक्स्ट्रा ही रख देने का साइड पे, फिर यूज कर लेने का, फिर नया आए तो वो रख देने का उधर। आप उसको पुराना मत कर दो, ऑब्सोलीट मत कर दो। सेफ्टी स्टॉक मीन्स अभी लाए 1000 यूनिट, सर टच ही नहीं करने का 1000 में, तो बिगड़ जाने देने का नहीं भाई, 1000 यूनिट होना चाहिए। अब नए 5000 मंगवाए तो 5000 में से 1000 रख दो, ये वाले पहले यूज कर लो। हमारे घर का है ना, घर में सब्जी लाया है तो 3 दिन पुरानी सब्जी पहले यूज कर लेते, ऐसा है। पुराना स्टॉक पहले यूज कर लो, उसको बिगड़ने मत दो। आर यू गेटिंग? बट 1000 यूनिट तो सेफ्टी में होना ही चाहिए। आर यू गेटिंग? चलो डन। तो ये सेफ्टी स्टॉक है 1000 यूनिट। अब ये आपको लेवल ऑफ इन्वेंटरी के एंगल से पूछा है, तो अभी हमको ईओक्यू के एंगल से काम करना है। आगे देखते हैं। द कंपनी हैज बीन एबल टू नेगोशिएट द फॉलोइंग डिस्काउंट स्ट्रक्चर। देखो ये क्या है डिस्काउंट स्ट्रक्चर। डिस्काउंट स्ट्रक्चर अब क्या है, तो देखो 6000 किलो तक आप बाय करोगे। अब एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है? 40000 किलो। अब आपका ऑर्डर 6000 किलो से कम हो तो आपको कुछ डिस्काउंट नहीं मिलेगा। बट सपोज आपका ऑर्डर साइज 6000 से 8000 के बीच में, तो आप अब यहां क्या सिलेक्ट करोगे सर? हर एक रेंज में से एक एक लेना है, तो पहली रेंज में क्या ले लोगे सर? 100। आपने बोला था ना 100। नहीं, इधर ऐसा नहीं होगा, इधर 1000 भी नहीं होगा, इधर सीधा 6000 ही होगा। क्यों सर? क्यों? अप टू लिखा है, मीन्स 6000 तक वो है। तो अब हम क्या हायर रेंज ले लेंगे? वहां लेस देन था, पिछले वाले सम्स में हम लोअर रेंज लेते थे क्योंकि लेस देन लिखा था कि इससे कम। यहाँ अप टू लिखा है, तो अब हायर रेंज। पहली रेंज में से 6000 ले लो, दूसरे में से 8000 ले लो, तीसरे में से 16, फिर 30, फिर 45। सर 45 लेंगे? 45 नहीं लेंगे क्योंकि रिक्वायरमेंट 40 की है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है सर। हायर रेंज लेने में इसका भी ले लेते ना हायर रेंज, तो यहाँ क्या 45। अब मेरी रिक्वायरमेंट ही 40000 है, तो मैं 45000 कैसे लूं भाई? आर यू गेटिंग? तो हायर लेके भी कर सकते हो आप। सर मैं कोई मीडिएटिंग का ले लूं तो मीन्स अब पहली रेंज में मैं 3000 लूं, दूसरे में 6 + 8 टोटल करूं 14 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स एवरेज लूं 7000, दूसरे में 8000 सॉरी 9000, 8 + 16 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा? 24 डिवाइडेड बाई 12000 लूं, तीसरे में 16 + 30 है ना डिवाइडेड बाई 2, ऐसा करके लूं, चले? अरे कुछ भी चले भाई,
इसके लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं है। लेस देन वाले का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, उसमें मोस्ट ऑफ द सम में वो पहली रेंज में से 100 आता था और बाकी में लोअर रेंज। ये हायर वाले में कोई स्ट्रक्चर ही नहीं, तो ये कोई एक रेफरेंस बुक में अलग तरीके से, दूसरे रेफरेंस बुक में अलग तरीके से हो सकता है। तो इधर टीचर को भी इंस्ट्रक्शन ऐसा होता है कि भाई ये रेंज में से कोई भी इलस्ट्रेटिव फिगर हो सकता है। आर यू गेटिंग? तो टीचर को कैलसी लेके बैठना पड़ेगा कि तूने जो एजम्पशन किया उस हिसाब से तूने बराबर किया है कि नहीं, बस। आर यू गेटिंग? तो यहाँ आप कुछ भी ले सकते हो विदाउट टेंशन, बराबर। चलो, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द रीऑर्डर पॉइंट। अब ये रीऑर्डर पॉइंट मींस रीऑर्डर लेवल। अब ये तो अभी हमको करना नहीं है, लेवल इन्वेंटरी लेवल पढ़ेंगे तब करेंगे। दूसरा, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट। आ गया परचेज कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट। अब इसमें क्या आएगा, सपोज मैं पहली रेंज लेता हूं तो उसमें परचेज प्राइस कितनी है भाई? परचेज प्राइस हमारी है, कहाँ गई भाई, एक मिनट, हेलो, है ही नहीं, बोलो। तो परचेज प्राइस क्या करेंगे? अब है ना, देखो आप कंपैरिजन करते हो ना, मैं बताता हूँ जरा समझो। कुछ लोगों को तो शायद मैं बोल रहा हूँ समझ में नहीं आएगा। एक है ऑर्डरिंग कॉस्ट, दूसरा है कैरिंग कॉस्ट, तीसरा है परचेज कॉस्ट, बराबर? ठीक है। अब इसमें सपोज ये लेस देन 6000 वाला एक ऑल्टरनेटिव, फिर 6000 से 8000 वाला दूसरा, 8 से 16 वाला तीसरा, 16 से 30 वाला चौथा, और 30 से 45 वाला पांचवा। ऐसे 5 ऑल्टरनेटिव है। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट ढूंढ लेंगे, कैरिंग कॉस्ट ढूंढ लेंगे, परचेज प्राइस क्या होगा? तो यहाँ मैं क्या करूंगा, परचेज प्राइस शब्द ही नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि दिया ही नहीं है। उसके सामने मैं क्या करूंगा, डिस्काउंट लिखूंगा। और यहाँ डिस्काउंट 0, यहाँ कितना 400, बट ये है ना डिस्काउंट जो है ना, ये माइनस करो क्योंकि ये दो खर्चे है, ये कॉस्ट की आइटम है, जबकि डिस्काउंट क्या है, मेरा फेवरेबल चीज है, मेरे को क्या, मेरा खर्चा बचाता है। तो मैं इसको नेगेटिव में लिखूंगा, यहाँ 400, यहाँ 2000, यहाँ 3200 और यहाँ 4000। आर यू गेटिंग? एंड फिर मैं टोटल कॉस्ट पे पहुंचूंगा। आर यू गेटिंग सभी लोग? इंस्ट्रक्शन समझ में आ रहा है क्या करने का, है ना? ना समझ में आए तो फोटो खींच लेने का, बराबर, बट ये करना है आपको घर पे। ओके, चलो। तो पहले तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट, दूसरा क्या ढूंढना है, कॉस्ट ऑफ स्टोरेज। स्टोरेज मीन्स कैरिंग कॉस्ट आफ्टर कंसिडरिंग द डिस्काउंट, मीन्स डिस्काउंट को ध्यान में रखते हुए। ये सर प्रोक्योरमेंट का क्या मीनिंग है? यहाँ प्रोक्योरमेंट का मीनिंग आप ऑर्डरिंग कॉस्ट समझ लो, मीन्स ऑर्डर करना मीन्स प्रोक्योर करना, दोनों सिमिलर है, बराबर। सो इन दैट सेंस तो ऑर्डरिंग कॉस्ट, दूसरा है स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज को आप क्या समझो, कैरिंग कॉस्ट समझ लो। तो ऑर्डरिंग ले लो, कैरिंग ले लो, एंड फिर उसमें से डिस्काउंट, नेट ऑफ डिस्काउंट करके ढूंढो। और यहाँ आपको अपना कुछ नहीं सोचना है, सीधा सीधा देखो, इलेक्ट टू प्लेस वन ऑर्डर। देखो बच्चे लोग, क्लियर इंस्ट्रक्शन, आपको एक ऑर्डर लेना है, 2 ऑर्डर लेना है, 4 लेना है और 6 लेना है। सर ये क्या? चलो मेरे को बताओ, एन्युअली 40,000 की जरूरत है, एक ही ऑर्डर करूं तो सभी 40,000 एक साथ में। अब 2 ऑर्डर में लाऊं तो 40,000 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स यहाँ क्यू कितना आएगा, 20,000। अब वो कौन सी रेंज में आ रहा है वो देख लो, 16 से 30 वाली, तो वहां वो वाला डिस्काउंट लेने का। सो यहाँ 4 ही ऑप्शन, ये 5 भी नहीं लिखने के, इधर ये 4 ऑप्शन, 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 4 ऑर्डर एंड 6 ऑर्डर। आर यू गेटिंग? यहाँ क्यू कितना लेना है वो दिया है उन्होंने, ठीक है। पहले में एक ऑर्डर करोगे तो क्यू कितना आएगा बताओ तो, 40,000। 2 करोगे तो क्यू कितना आएगा, 40,000 डिवाइडेड बाई 2, 20,000। 2 ऑर्डर करोगे तो 40 डिवाइडेड बाई 2। चलो तीसरे में क्यू कितना आएगा, 4 ऑर्डर है तो 40,000 डिवाइड बाई 4 मीन 10,000। 10,000 कौन सी रेंज में आता है, 8 से 16 की, तो 2,000 डिस्काउंट। आर यू गेटिंग? तो आपको ये 4 ही ऑप्शन लिखने हैं, 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 4 ऑर्डर एंड 6 ऑर्डर। 6 में कितना आएगा, 40,000 डिवाइडेड बाई 6 कितना, 6,666.66, 6666.67, राउंड ऑफ कर देना, 6667 कर देना, बराबर। बट वो कौन सी रेंज में आएगा भाई, 6,000 से 8,000 वाली मीन 400 वाली। तो ये 4 ऑप्शन लिखेंगे, ठीक है, क्लियर है? तो कुछ अलग तरीके से, ठीक है, एग्जाम्पल करने का तरीका कुछ अलग तरीके से हमने किया, ऐसा ही करना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट करना है, कैरिंग कॉस्ट करना है। बट ये 5 ऑप्शन की जगह अब ऑप्शन कितने हो जाएंगे, 4, बराबर। कौन कौन से 4? तो भाई 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 4 ऑर्डर एंड 6 ऑर्डर।
1 ऑर्डर करोगे तो डिस्काउंट सबसे हाईएस्ट होगा 4000, 2 ऑर्डर करोगे तो 20,000 आएगा, 16 से 30 के बीच में मीन्स 3200 रुपया डिस्काउंट आएगा, है ना। 20,000 ऑर्डर करोगे तो आप इधर ये रेंज में आओगे तो 3200 डिस्काउंट है। 4 ऑर्डर करोगे तो 10,000 4 बार करने पड़ेंगे तो 8 से 16 की रेंज में आओगे, 2000 डिस्काउंट है इधर, तो इधर डिस्काउंट में 2000 करेंगे। एंड 6 ऑर्डर में मीन्स 6000 से 8000 की रेंज में आओगे, 400 रुपया डिस्काउंट, तो यहाँ 400 बराबर। तो ये वाला भी नहीं आएगा और ये नील वाला भी नहीं आएगा। 4000, 3200, 200, 2000 एंड सॉरी 4000 आ गया ना, हाँ पहले में आ गया, यस ये आ गया। आप 40,000 एक साथ मंगाते हो तो 30 से 45 के बीच में आओगे तो वहां 4000 डिस्काउंट है, बराबर। तो ये 4 चीजें आई, ये नील वाला नहीं लेना है और ऐसे करके करना है। आर यू गेटिंग? चलो लास्ट पोर्शन क्या पूछा है, स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स which the company should place to minimize the cost after taking EOQ also into consideration। अब EOQ ले लो। अब EOQ के लिए A है, O है और C है। A है, O है और C है। चलो बताओ, मेरे को बताओ, EOQ ढूंढ के बताओ। 2 मल्टीप्लाइड बाय 40,000 मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है 100 रुपया, डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट कितनी है 2, और उसका अंडर रूट करो, कितना है 2000 है, तो EOQ 2000 है, बराबर। वो कौन सी रेंज में आएगा, तो ये पहली रेंज में आएगा, तो नील वाला। तो अब क्या कर दो, अगर 2 और 3 का कंबाइंड जवाब ढूंढना है ना, तो क्या करो मालूम कि भाई आप ये 1 2 3 4 के साथ साथ में यहाँ कितने ऑर्डर आएंगे, EOQ पे कितने ऑर्डर आते हैं बताओ तो। 40,000 है, डिवाइडेड बाय 2000 करो, 20 ऑर्डर आएंगे। तो ये 20 ऑर्डर वाला भी एक नया कॉलम बना दो, या फिर उसकी जगह EOQ लिख दो और उस पे भी टोटल कॉस्ट ढूंढ लो, क्योंकि उन्होंने पूछा है स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स विच द कंपनी शुड प्लेस, नहीं सिर्फ ऑर्डर की क्वांटिटी पूछी है ना, टू मिनिमाइज द कॉस्ट आफ्टर टेकिंग EOQ ऑल्सो इनटू कंसीडरेशन। अच्छा, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स ही पूछे इधर, बराबर, सिर्फ नंबर ऑफ ऑर्डर्स पूछे विद द कंपनी शुड प्लेस, बट इसका टारगेट क्या है, टू मिनिमाइज द कॉस्ट। अब है ना, मैं तो बता रहा हूँ कि भाई आप कॉस्ट भी ढूंढ के बताओ, EOQ पे उससे कम कॉस्ट हो तो, सबसे कम कॉस्ट EOQ पे हो तो दैट कैन ऑल्सो बी चेक। तो आप है ना सेफ्टी के हिसाब से थर्ड वाला जवाब सेकंड के साथ मर्ज कर देना और यहाँ ये EOQ वाला भी लिख देना एंड फिर कंपैरिजन कर लेना इधर, बराबर है। जो सबसे कम है दैट वुड बी बेटर, बराबर। एक बार करके आओ, ठीक है। ये एक 5 वाला कॉलम बना के आओ, पर्टिकुलर्स, फिर ये 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 4 ऑर्डर, 6 ऑर्डर एंड EOQ। EOQ में Q इज इक्वल टू हाउ मच, सॉरी Q इज इक्वल टू कितनी 2000 एंड ऑर्डर्स की संख्या कितनी 20, बराबर। चलो, तो ये आप घर पे करके आना, ट्राई करना, ओके।